नमस्कार साथियों। आपके लिए फिर से एक बार हम हाजिर हैं। टीईटी, सीटीटी, सुपर टीटी, टीजीटी, पीजीटी प्रैक्टिस 2 हिंदी वर्णमाला के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपसे पूछे जा रहे हैं, उनको लेकर के आपके समक्ष आए हैं फिर से हम। आइए स्क्रीन को थोड़ा सा हम बड़ा कर रहे हैं और इसकी बात करने जा रहे हैं। वर्णमाला के संबंध में जितने भी प्रश्न संभावित बन सकते हैं और प्रश्न आए हुए हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रीन आपका बढ़ा लेते हैं। इसमें आपका जो पहला प्रश्न दिया गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। स्वरों की संख्या 11 होती है। अयोगवाह कितने हैं? 2 होते हैं, अंग और अ। अगला प्रश्न है आपका, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम होता है ए वाला। ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? अगर आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं तो बोर्ड पे आपका लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। इसमें तालव्य चा वर्ग होता है, कंठ का वर्ग होता है, मूर्धन्य टा वर्ग होता है, दंत ता वर्ग होता है, ओष्ठ पा वर्ग होता है। तो इसमें प्रश्न आपसे पूछा है, कंठ के बारे में ही इसने पूछा हुआ है, तो कंठ में कौन सा है? आपका का वर्ग है। तो और का और खा आपका कंठ हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताएं कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। मूर्धन्य व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ ऊपर की तरफ जाती है और मुंह के अगले हिस्से को स्पर्श करती है, उसको हम मूर्धन्य बोलते हैं। तो आपका अभी ऊपर देख रहे हैं टा वर्ग होता है, तो ट ठ ड ढ ण, तो इसमें आपका सही आंसर आ जाएगा सी। फिर है आपका अल्पप्राण कौन कौन से हैं? तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा अल्पप्राण के बारे में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो होता है हमेशा अल्पप्राण होता है। यानी कि कोई भी आपका व्यंजन दिया गया है, अगर उस व्यंजन में उसका क्रम पहले नंबर पे है, तीसरे नंबर पर है और पांचवें नंबर पर है, तो आपका ये अल्पप्राण होगा। आइए हम लोग देखते हैं। अगर हम देखें अ नहीं होगा, क ख ग आपका बी वाला सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, निम्नलिखित में से नासिक्य वर्ण कौन सा होता है? प्रत्येक व्यंजन वर्ग का 5वां वर्ण नासिक्य होता है, ना हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ए और आए क्या कहलाते हैं? ए और आए जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने कलर किया हुआ है, कंठ और तालु होता है, तो कंठ और तालु इसमें आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोग वर्ण कौन कौन से होते हैं? अंग और अ अयोगवाह होते हैं। इनकी गणना ना तो स्वर में होती है ना ही व्यंजन में होती है, इसलिए हम लोग इनको अयोगवाह बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, निम्न में बताएं कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? दिल्ली में द्वित्व है। द्वित्व का मतलब होता है कि एक व्यंजन 2 बार आ जाना। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं उच्चारण या उच्च लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे उच्च लिखेंगे तो एक व्यंजन 2 बार आ जाएगा। ये आपका लिखा हुआ है उच्च, तो यहाँ पे चा 2 बार आ गया। इसी तरह से दिल्ली में ला 2 बार आया हुआ है, उल्लेख में ला 2 बार आता है, तो आपका ये द्वित्व व्यंजन होता है अगर एक ही व्यंजन 2 बार आया हुआ है। अगला है आपके ये तीनों सा और हा, अब ये आपके संघर्षी होते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से बताएं कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसमें जितने भी आपके हिंदी में वर्णमाला में जितने भी आपके वर्ण होते हैं, अगर उसके नीचे आपकी बिंदी छोटी सी आपको दिख रही है, अगर ये बिंदी लगी हुई है, तो ये उर्दू की ध्वनियाँ होती हैं। और उर्दू ये हिंदी और फारसी का नया रूप होता है, इसलिए ध्वनि जल्दी ही विकसित हुई है, इसलिए आपका क और ख हो जाएगा।
अगला है आपका सघोष ध्वनियाँ। सघोष ध्वनि याद रखिएगा, किसी भी वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है ये हमेशा सघोष होता है। तो अगर पढ़ेंगे क ख 2 नंबर पे है आपका, इसलिए सघोष बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कौन सा अमानक वर्ण है? हिंदी में फा को अमानक वर्ण माना गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत हो गया है, इसको सही कर लेना। जितने भी आपके वर्ण होते हैं जिनके नीचे एक बिंदी रखी होती है, ये आपकी ध्वनियाँ जो होती हैं ये उर्दू फारसी और अरबी से ली जाती हैं ये, इसलिए ये अरबी फारसी से हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आएगी? छ ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएगी। संयुक्त वर्ण कुल 4 होते हैं, छत्र, अंग, या, स्रा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हिंदी शब्दकोश में का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा? हिंदी वर्णमाला में या शब्दकोश में का के बाद में छा का क्रम आता है। आइए कैसे देखते हैं। अगर हम का वर्ण विन्यास करेंगे तो ये बनेगा का के नीचे हलंत और प्लस आपका मूर्धन्य सा। तो अगर हम देखें तो का ये पूरा हो गया, का पूरा के बाद में का आधा आ जाएगा, इसलिए इसका क्रम ठीक का के बाद आता है। अगला प्रश्न है, ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना हुआ है? ये आधा ज और या से बना हुआ है। फिर है आपका अघोष ध्वनियाँ। किसी भी व्यंजन वर्ण का जो अंत के 4 जो होते हैं, 3 होते हैं, वर्णमाला का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और 5वां वर्ण, ये आपके अघोष होते हैं। तो अगर आप पढ़ेंगे तो च, छ, ज, झ, ये आपका चौथे पर और 5वें पे आ रहा है, इसलिए आपका अघोष बन जाएगा। फिर पूछ रहा है, घा का उच्चारण स्थल क्या है? घा का उच्चारण स्थल कंठ होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से संयुक्त वर्ण कौन सा है? इसमें संयुक्त वर्ण ज्ञा है। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो दंत जो होता है ता वर्ग पूरा का पूरा दंत होता है। ता वर्ग को छोड़े ता, थ, द, ध, न, ये आपके दंत होते हैं। तो इसमें देखें त, थ, द, ध, न, ये आपके एक ही वर्ग में आ जाएंगे, तो इसमें आपका टा हो जाएगा। टा आपका मूर्धन्य होता है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें कहते क्या हैं? ऐसे शब्दों को अकारांत कहा जाता है। फिर पूछा उसने, छा किसके संयोग से बना हुआ है? छ आधा क और प्लस सा के संयोग से बना हुआ है, तो इसमें ये ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग में नहीं आता है? तो ट, ठ, ड, ढ, ण, आपका घा सही, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? अब देखिए यहाँ पर आपका बोर्ड आप देख पा रहे हैं, अगर इसको हम थोड़ा सा जूम कर दें तो आपका और क्लियर हो जाएगा। तो जब भी आप स्वर पढ़ेंगे तो स्वर में याद रखिएगा, अग्र स्वर जो होता है ये इ, ई, ए, ऐ, पश्च स्वर अ, उ, ओ और आओ होता है, और मध्य स्वर आपका आ होता है। तो इसने प्रश्न क्या पूछा हुआ है? प्रश्न पूछा है पश्च स्वर कौन सा होता है। तो आप देख लीजिए, पश्च स्वर में आपके जो है कुल 5 होते हैं, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ओ और आओ। तो इसमें आपका बड़ा आ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग ये आपके जो होता है अयोगवाह होते हैं, दोनों के दोनों। फिर है आपका छ का उच्चारण स्थल। छ का उच्चारण स्थल तालव्य होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसमें आपका मूर्धन्य स संयुक्त नहीं है। फिर है आपका तालव्य। तालव्य जो होता है जिसे हम तालु के सहारे बोलते हैं, तो इसमें आपका जो हो जाएगा ये आपका दंत है, ये आपका ओष्ठ है, ये आपका मूर्धन्य है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, चा छा जा झा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? या रा लावा, इनको हम लोग अंतस्थ बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह से होता है, यानी कि वे वर्ण जिनको नाक के अधीन मुंह से उच्चारण किया जाता है वो सबके सब आपके अनुनासिक होते हैं। जैसे आपका बोलना है अंग बोलेंगे तो अंग में देखेंगे आपका जो दबाव, हवा का दबाव जो है नाक पे रहता है और मुंह से इसका हम उच्चारण करते हैं। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग का जो पांचवा अक्षर जो होता है, वर्ण जो होता है, इसको हम लोग अनुनासिक बोलते हैं, क्योंकि इनको नाक के अधीन बोला जाता है, नाक के सहारे बोला जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या अभी आपको बताया था 11 होती है। फिर आपका कंठ्योष्ठ। तो कंठ्योष्ठ जो होता है ये आपका ए होता है। फिर उसके बाद में आपका है भाषा निर्माण की सही इकाई। सबसे पहले आपका ध्वनि आता है, इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। अगला प्रश्न है आपका ला। ला उच्छिष्ट होता है। ला, सॉरी बेटा, ला जो होगा आपका ये आपका पार्श्विक होगा। और इसी के साथ में इतने ही संभावित क्वेश्चन आपके वर्णमाला में बनते हैं जो कि आपके समक्ष हमने आपको बता दिया है। अगला जो वीडियो रहेगा उसको जल्दी ही आपको बताया जाएगा, और इसी के साथ में हमारा वीडियो जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरह से आपके 250 प्रश्न सेट हमारे पास में हैं जो आपको डिस्कस कराए जाएंगे।